स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए ये प्रीपोजिशन की मैंने एक्सरसाइज ली है जिससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझना है और कोई भी बच्चा इसमें वीडियो को पूरा देखेगा, मतलब थोड़ा नहीं देखेगा। जब पूरा देखोगे किसी चीज़ को तभी जा कर के कुछ लास्ट में ये लगता है कि हमने कुछ पाया, हमको कुछ हासिल हुआ। और ये मैंने एक्सरसाइज इसलिए ली है क्योंकि जो पीपीटी बना करके मैं उसमें डालता हूँ तो बच्चा शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता या उसको मज़ा नहीं आता या कुछ भी होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें आपको मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि आप वन टू लास्ट यानी फर्स्ट टू लास्ट आपको पूरा एक एक उसको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और जब पूरा आप देख लीजिए वीडियो, जब पूरा आप देख लेंगे तब आप सोचिएगा कि मैंने सही कहा था या गलत, कि मतलब उसमें आपको प्राप्त क्या हुआ, क्या मिला, कितना आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। तो उसका एस्टिमेट आप बाद में कर लेना कि हम मतलब देखना सही रहा कि गलत रहा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नो बॉडी कैन डिनाई, मैंने ऑब्लिक भी लगा रखा है जहाँ पर पार्ट है एरर के, और नो एरर वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं है, एक्चुअली ज़्यादा स्पेस था नहीं। तो नो एरर वाले पार्ट को ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं क्योंकि उसमें तो कुछ होता ही नहीं है और वो तो केवल सेलेक्ट करना है। अगर पूरे में आपका कोई एरर नहीं है तो फिर उसको नो एरर सेलेक्ट करना होता है लास्ट वाले पॉइंट को। तो हमने एरर जहाँ देखना है हमको, जहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, वो वाला मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिया हुआ है, नो एरर वाला छोड़ दिया। तो लिखा हुआ है नो बॉडी कैन डिनाई दैट गांधी जीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स। जैसे गांधी जी एक महान नेता थे और मतलब हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, महापुरुष के रूप में लीजिए। लेनिन भी महापुरुष ही थे। तो इस तरह से वहाँ पर यहाँ लिया गया। तो अब ये देखना है कि क्या है। नो बडी कैन डिनाई, कोई इनकार नहीं कर सकता, दैट गांधी जी आइडियाज, की गांधी जी के विचार आर डिफरेंट हैं देन लेनिन्स, माने लेनिन के विचारों से। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी दे देता है। अगर वो ऐसा देता है तो फिर मिस्टेक यहाँ हो गई। तो अब इस वाक्य में मिस्टेक दो जगह हो गई, हालांकि है इसी पार्ट में हूँ। एक्चुअली क्या है कि देन की जगह आपका ये नहीं आना चाहिए, ये मैं सही कर देता हूं तो वो तो सही है बिल्कुल। देन की जगह पे ये जो आप देन देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए था, है ना, फ्रॉम। क्योंकि आप ये देखो कि ये कंपैरिजन वाला सेंटेंस नहीं है जिसको हम एक कंपैरेटिव डिग्री में ले। अगर देन लेते हैं तो देन के साथ में कोई कंपैरेटिव डिग्री शो करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कहीं पर, ठीक है। या तो मोर डिफरेंट लिखा होता कि ज्यादा भिन्न है, तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि। तो डिफरेंट का जो रूल होता है, डिफरेंट के साथ हमेशा इस तरह की सिचुएशन में फ्रॉम आता है। तो डिफरेंट देन लेनिन्स नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम लेनिन्स होगा। जब किसी चीज से भिन्नता बताता है तो वहां पर फ्रॉम आता है। तो ये पहला सेंटेंस था जहां पर आपको फ्रॉम अर्थात ऑप्शन ए, बी, सी और डी और ई वाला होता है नो एरर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो गया जो कि फ्रॉम आएगा वहां पे। फिर लिखा while she was returning from college a ruffian attacked on her with a dagger। डैगर माने छुरी या कटार होती है, चाकू। जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो रफियन, रफियन माने बदमाश, ये गुंडा कहते हैं। एक गुंडे ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अब पूरे सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा। while she was returning, ये आपकी जो क्लॉज चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपका while जो है टाइम शोइंग कंजंक्शन है, जो कि while माने जब कह रहा है यहाँ पे। तो कॉलेज से जब वो लौट रही थी, यहाँ पर आप क्लॉज बना तो फ्रॉम कॉलेज सही लिखा हुआ। अ रफियन अटैक्ड, मिस्टेक आपका इस जगह है, यहाँ पे ऑन की जगह। एक्चुअली जब अटैक होता है तो अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, लेकिन शर्त यह है कि अटैक उस समय वर्ब होनी चाहिए। अगर अटैक आपकी वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, लेकिन अटैक अगर नाउन है तो फिर जैसे चाइना अटैक्ड इंडिया, ये सही होगा। या फिर चाइना गेव एन अटैक्ड ऑन इंडिया। तो फिर आपको अगर अटैक को आप नाउन बना लेंगे तो फिर अटैक के बाद ऑन लगेगा, और अटैक अगर वर्ब के रूप में रहेगी तो फिर उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। देखिए बहुत ही स्पेशल रूल है, इनको आप ध्यान से समझिए। तो जिस समय अटैक्ड, चूंकि ये वर्ब है,
तो अटैक्ड ऑन हर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा अटैक्ड हर विद ए डैगर। अगर यहाँ पर हो जाएगा कि गेव एन अटैक, अगर गेव होता और फिर अटैक होता, अटैक नाउन होता है तो ऑन बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए आपका ऑन हट जाएगा, उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। ये दूसरा था। 2 of my intimate friends called on me on yesterday। एक्चुअली कॉल ऑन जो होता है, कॉल ऑन माने होता है किसी से मिलना, किसी से मिलना, कॉल ऑन। लेकिन इसमें ऑन जो टाइम को शो करता है, कभी एक ऐसा भी होता है कॉल एट, दोनों होते हैं। कॉल ऑन माने होता है किसी समय पर मिलना, और कॉल एट माने होता है किसी जगह पर मिलना। जैसे वी कॉल्ड हिम एट द लाइब्रेरी, हम उससे लाइब्रेरी पर मिले, तो कॉल एट माने किसी स्थान पर मिलना, और कॉल ऑन माने किसी समय पर, टाइम होता है। तो जब यहां पर पहले से ही आपका कॉल्ड ऑन दिया हुआ है, तो ये वाला ऑन गलत है। इसका दूसरा नियम और भी होता है, यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, नेक्स्ट है, ऐसा कर नेक्स्ट डे है, ऐसा करके अगर लिखा है टुमारो लिखा है, टुडे लिखा है, तो उनके आगे प्रीपोजिशन नहीं आता है। इन या ऑन आप नहीं लगा सकते हो कि ऑन यस्टरडे या ऑन टुमारो या द डे बिफोर या ऑन द डे बिफोर, नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। दूसरी एक बात ये है कि कॉल्ड ऑन मी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और अगर वो ऐसा कर देता कि कॉल्ड मी ऑन, ठीक है ना, तो संभवतः ये आपका लगता, क्योंकि कॉल ऑन माने होता है ये मिलना, इसीलिए उसने ऐसा नहीं लिखा, कॉल्ड ऑन लिखा, मी लिखा, ताकि यहां पर आपका सिंटैक्स बन सके। तो ये आपका गलत लगा, ये हट जाएगा। तो कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे मतलब ये कि 2 of my intimate friends, अर्थात मेरे घनिष्ठ मित्रों में से 2 मित्र मुझे कल मिले, when I was away from home, जब मैं घर से बाहर था। तो यहां पर ऑन गलत है, ये वाला ऑन सही है, ये वाला ऑन गलत है, जो कि टाइम शोइंग एडवर्ब्स के आगे इस तरह से स्टरडे, टुमारो, टुडे, द डे फॉर स्टरडे, द डे फॉर टुमारो, ऐसे करके जब आता है तो उसमें नेक्स्ट डे वगैरह होता है, तो इस तरह से आपका प्रीपोजिशन उसमें नहीं लगेगा, तो ये प्रीपोजिशन आपका नहीं लगेगा। फिर है द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम देखेंगे कंप्लेंट टू तो सही है, प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन तो सही है, लेकिन एंड द पुअर मैनेजमेंट सही नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट टू होता है, कंप्लेंट अगेंस्ट होता है और कंप्लेंट अबाउट होता है। जब किसी से शिकायत करो तो कंप्लेंट टू होता है, जब किसी के खिलाफ करो तो कंप्लेंट अगेंस्ट होता है, और जब किसी विषय में करो तो कंप्लेंट अबाउट होता है। मतलब सिचुएशन तीनों होती है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थियों ने कंप्लेन की टू द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल सर से, तो कंप्लेंट टू ये बिल्कुल सही है। फिर अगेंस्ट द वार्डन, जो हॉस्टल वार्डन है उसके खिलाफ शिकायत की, तो अगेंस्ट द वार्डन ये भी सही है। और एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, और हॉस्टल की जो कमजोर व्यवस्था उसके खिलाफ की, उसके विषय में की। तो ये जो एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल लिखा है, यहाँ पर अबाउट आना चाहिए। मतलब टू ए पर्सन, कंप्लेंट टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से शिकायत करना, कंप्लेंट अगेंस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ करना, और कंप्लेंट अबाउट समथिंग, किसी विषय के बारे में करना। तो यहाँ पर चूंकि ये सिचुएशन है, कंडीशन, जिस स्थिति के बारे में शिकायत कर रहा है, तो इस जगह पर आना चाहिए एंड अबाउट। यहाँ पर आपका अबाउट आना चाहिए था, जो कि नहीं है इस जगह पर। यहाँ पर आपका अबाउट आएगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। सेंटेंसेस में कभी ये नहीं पकड़ में आता है ज़्यादातर या जल्दी कि देखो, और सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत ही फास्ट वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नॉलेज है, ये वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। और ये सब तब हो पाता है जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं,
जब बहुत अच्छा इन चीज़ों का अभ्यास होता तो जल्दी मिस्टेक पकड़ में आ जाती है। इन्हीं चीज़ों को बार बार देखो तो जल्दी तुरंत समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ खास जानवर होते हैं या जीव होते हैं या जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, जो बिना किसी प्रयास के रह सकते हैं, बोथ इन वाटर एंड लैंड, जल में और थल में। तो जल में, इन वाटर, ये तो सही है, पर यही प्रीपोजिशन इसमें है तो यही इसमें फोर्स कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो लैंड के साथ इन सही नहीं है। जबकि हम कॉमनली ये कहते हैं कि जल में और थल में कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं। तो मतलब पानी में यानी पानी के अंदर, और जमीन पर, जमीन में यानी जमीन पर। तो यहां पर ऑन लैंड होना चाहिए, इस जगह पर आपका ऑन लैंड, क्योंकि लैंड के आगे कोई और प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है और वाटर के आगे कोई दूसरा प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है। तो वाटर के आगे जो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है वो तो एकदम सही है, लेकिन लैंड के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है और नहीं है तो यही प्रीपोजिशन अप्लाई होगा जो कि गलत होगा। इसलिए आपको दूसरा प्रीपोजिशन वहां पर देना आवश्यक है। तो हो जाएगा बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब देखिए, जो चर्चा का विषय है या बहस का विषय, तो वो ये भी हो सकता है कि कुछ प्राणी जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन ऐसा हम व्यक्तिगत तौर पर सोचेंगे। कॉमनली, सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है जल में और थल में। तो जो सामान्य स्तर की बात है वहां पर ऑन लगेगा, लेकिन विशेष सिचुएशन में किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए ये डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसी पार्टिकुलर एनिमल को अगर कहा जा रहा है उसका नाम लेकर के ये कि जमीन के अंदर रहता है, जैसे जमीन के अंदर, जैसे कुछ मेढक है, कुछ सांप है, जमीन के अंदर भी रहते हैं, तो इनलैंड भी सही है, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इसलिए आपको ऑन लगाना है। अगर आप इन लगा करके यहीं पर, और आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोच करके अगर आप इन लैंड करके चले आओगे या सोचोगे नो एरर कर दोगे, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इन वाटर, चूंकि सिंटैक्स इसी बात का है कि इन वाटर तो ठीक है लेकिन इन लैंड सही नहीं है, तो ऑन लैंड आपको देना चाहिए। इसके बाद है सी बिकम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद द हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। रात दिन काम करते हुए वो जो है अपने कर्ज से स्वयं को स्वतंत्र करने में कामयाब हो गई। बिकम एबल माने कामयाब हो गई, टू फ्री माने स्वतंत्र, यहाँ टू फ्री वर्ब है, और फ्री के साथ आप देखिए विद नहीं आता है, फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। भले ही यहाँ पर आपका ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, सी बिकम एबल टू फ्री हरसेल्फ, स्वयं को स्वतंत्र करने में कामयाब हो गई, फ्रॉम हर डेब्ट्स, अपने कर्ज से। फ्रॉम, किसी चीज से छुटकारा भी मिलता है या किसी चीज से दूरी बनती है या किसी चीज से सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, तो वहां पर फ्रॉम का ही प्रयोग होता है। और फ्री के साथ तो वैसे भी आप जानते हो कि फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऐसे करके होता है। फ्री फ्रॉम सिन मतलब पाप से मुक्ति, ऐसे करके दोष से मुक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ फ्री फ्रॉम, यहाँ पर फ्री हरसेल्फ फ्रॉम, यहाँ पर आपको फ्रॉम देना हुआ है, यहाँ पर आप फ्रॉम देंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फ्री फ्रॉम हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। इसके बाद विदाउट कंसीडरिंग फॉर ए मोमेंट, एक पल, बिना एक पल विचार किए हुए, विदाउट कंसीडरिंग फॉर ए मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क। इसका यहां पर क्या है, इंटरेस्टेड के साथ मी ठीक है पर इन सही नहीं है। इसका मैं आपको एक रूल बता देता हूं, तो उसके हिसाब से आप यहां पर एक काम करता हूं, चूंकि ऊपर वाले सेंटेंस हो गए हैं तो मैं इसको इरेज करके समझाने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा फिर देख सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि अब किसी चीज को आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यहां पर क्या है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने होता है एक्चुअली सौंपना, सौंप देना। इसका नियम क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस अगर समबॉडी है तो यहां पर समबॉडी के बाद प्लस विद आएगा और प्लस समथिंग आएगा, ये नियम है। और अगर इंटरेस्ट, यही चीज उल्टा हो जाती है, इंटरेस्ट प्लस
समथिंग है तो फिर यहां पर होगा टू होगा और फिर प्लस समबॉडी होगा। इसको ध्यान रखना। अगर इसके बाद कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो विद लगेगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर इंटरेस्ट है और अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इनडायरेक्ट बाद में आ रहा है तो फिर टू लगेगा। मतलब अगर आप सौंप रहे हो किसी व्यक्ति को कोई चीज तो विद समथिंग, और सौंप रहे हो किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को तो फिर टू आएगा। जैसे यहीं पर आप देखिए ये लिखा हुआ इंटरेस्टेड मी इन, तो यहां पर आ जाएगा विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, माने सारा महत्वपूर्ण काम। अगर यही हो जाता कि ही इंटरेस्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क और फिर आ जाता तो फिर आप कर देते टू मी। अगर ये दो तरह से पूछा जाता है कि अगर इसका आपका ये वाला ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क ये नाउन पहले आ जाए तो ये मी इधर चला जाएगा तो टू मी हो जाएगा, और अगर ये मी पहले आ गया है तो ये फिर विद आ गया। और इस रूल को थोड़ा सा आप नजर डालिए, इस नियम को आप ध्यान रखिए। तो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट को आपका इंटरेस्टेड हो जाएगा, जिस टेंस में वो होगा उस टेंस में उसको लिया जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्टेड मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क्स, या फिर इंटरेस्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क टू मी। बस उसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। फिर आगे लिखा हुआ है he always insists that he prefers to go home to stay anywhere at night। मतलब रात में कहीं भी ठहरने की अपेक्षा वो घर जाना अधिक पसंद करता है। सभी बच्चे जानते हैं कि प्रीफर माने होता है अधिक पसंद करना। प्रीफर माने होता है अधिक पसंद करना, केवल पसंद करना नहीं होता है, अधिक पसंद करना होता है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, इसीलिए इसमें मोर प्रेफरेंस या मोर प्रेफरेबल ऐसा करके नहीं लगाया जाता। ऑलरेडी इसमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंस होता है, अधिक पसंद करना। ठीक, तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे अगर आप यहां कोई नाउन लिखते हैं, अगर नाउन है तो इसके साथ समझते हो कि प्रीफर के साथ टू आता है तो नाउन टू नाउन होता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि जीरंड होता है तो जीरंड टू जीरंड होता है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव नहीं होता है। ये बात समझ, इसमें यही किया गया है कि ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट, वो हमेशा जोर देता है कि ही प्रीफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। रात में कहीं भी जाने की अपेक्षा वो क्या करता है, घर में ठहरना या घर जाना ज्यादा पसंद करता है। कहीं भी ठहरने की अपेक्षा वो घर जाना अधिक पसंद करता है। तो अब यहाँ पर प्रीफर्स के साथ ये टू गो सही लग रहा है, फिर आपने समझा होम है, फिर टू स्टे हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। लेकिन प्रीफर के साथ जो टू होता है वो कहाँ चला गया, इसीलिए इसमें बनता नहीं। तो इसका एक तरीका है कि अगर यहाँ पर करके होता है ही प्रीफर्स गोइंग होम और टू स्टेइंग, तब तो सही था। फिर ये होता है जैसे कभी सेंटेंस होता है नाउन टू नाउन का मतलब होता है, जैसे ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, ये नाउन टू नाउन है। फिर जैसे हो जाएगा ही प्रीफर्स वर्किंग टू स्लीपिंग एट नाइट, वह रात में सोने से ज्यादा काम करना उसको अच्छा लगता है, या सोने की अपेक्षा काम करना ज्यादा पसंद करता है। तो ये देखो नाउन टू नाउन, ठीक, जीरन टू जीरन। लेकिन इन्फिनिटिव में ऐसा नहीं होता है कि आप इस नियम को फॉलो करें। तो इन्फिनिटिव में क्या होता है, इन्फिनिटिव में होता है इन्फिनिटिव और रैदर देन और फिर इन्फिनिटिव, ये चीज आती है इसमें, इन्फिनिटिव रैदर देन इन्फिनिटिव। इस नियम से आपको इसका करेक्शन मिल पाएगा। इन्फिनिटिव और ये लगाइए, अब टू ना लगाइए प्रीफर के साथ। तो वैसे हम कॉमनली जानते हैं कि प्रीफर के साथ टू आता है, लेकिन जब इन्फिनिटिव होता है तो इन्फिनिटिव के साथ उसका बैलेंस नहीं बन पाता है। प्रीफर्स टू गो होम
टू स्टे एनीवेयर। लेकिन ऐसा लगेगा कि इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, पर इसमें मिस्टेक ही मिस्टेक है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, तो प्रीफर्स के साथ जो टू आता है वो कहाँ चला गया, इसलिए ये सही नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, दैट ही प्रीफर्स टू गो होम, और यहां पर रैदर देन लगेगा इस जगह पर, और रैदर देन जब लगेगा तो ये वाला टू हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टू गो होम, और फिर लग जाएगा रैदर देन स्टे, और फिर हो जाएगा एनीवेयर एट नाइट, एनीवेयर एट नाइट। ये आपका करेक्शन इस सेंटेंस में बनेगा। सेंटेंस नंबर आपका है ये 8वां। इस नंबर पर आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा और आपको एक्चुअल यानी एक रियल सेंटेंस मिल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर है आपका 9। माई ब्रदर सेड दैट ही प्रिफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन, नो एरर। अब यहां पर आपको खुद ही आ गया होगा समझ में कि इसमें सही क्या होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ प्रिफर्ड द व्हाइट शर्ट, ठीक, तो व्हाइट शर्ट हो गया, और देन द ब्लैक वन, काली शर्ट की अपेक्षा उसे सफेद शर्ट ज्यादा पसंद है, मेरे भाई ने कहा। तो यहाँ पर ये देन हटाइए, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो यहाँ पर सीधे टू लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। तो देन को हटा करके यहाँ पर आप टू लगाएंगे। इसके बाद 10 नंबर है, द मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई वाज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। तो यहां पर देखो क्या होता है कि अगर राइट आई, इसको भी बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, राइट आई, इन द राइट आई, यह होता है इन द और यह होता है इन द लेफ्ट आई, और यह होता है विद द बोथ आईज, ठीक। तो ये देखिए इन और विद, ये दो प्रीपोजिशन हो गए, चाहे लेफ्ट आई से हो या राइट आई से हो, मतलब इसमें इन ही लगता है, और अगर दोनों आंखों से है तो फिर विद लगता है। बात ये है कि वह एक आंख से दो आंख से कैसे, लेकिन जब इंग्लिश में इसका यूज आता है तो हमें इन चीजों को बारीकियों से ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पर ये हो गया। अब कभी ऐसा होता है कि मतलब ब्लाइंड, ये ब्लाइंड की बात हो रही, ब्लाइंड इन द, फिर ये ब्लाइंड इन द और ब्लाइंड विद द, और कभी होता है ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू हिज, ठीक। और यहां पर मिस्टेक्स या कुछ ऐसा करके होता है, अपने दोषों के प्रति, अगर अपनी गलतियों के प्रति अंधा है तो ब्लाइंड टू लगता है, ये समझ लीजिए। अब देखो कितने प्रीपोजिशन हो गए, एक प्रीपोजिशन, दो और तीन। ब्लाइंड फ्रॉम भी होता है, ठीक, और ब्लाइंड फॉर भी होता है। अब ये कब होते हैं, ये बहुत कम यूज में आते हैं, लेकिन होता है, वह जन्म से अंधा है, तो ही हैड बीन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। तब आपको यह देखना पड़ेगा कि आप इसमें देखोगे कि he had been blind from birth। आप ये नहीं कह सकते हो कि ब्लाइंड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, वह जन्म से अंधा था, तो अंधा मतलब रह चुका था, इसलिए हैड बीन का प्रयोग करके। अगर हम ये कहते ही हैज बीन ब्लाइंड और फॉर, और फिर कर दें 10 years, वह 10 साल से अंधा, तो आपको यहां हैज बीन देना और यहां पे फॉर देना, तो फ्रॉम भी फॉर भी, तो ब्लाइंड के साथ फ्रॉम भी, ब्लाइंड के साथ फॉर भी, ब्लाइंड के साथ टू भी, ब्लाइंड के साथ विद भी, ब्लाइंड के साथ इन, इतनी सिचुएशन आपको वो दे सकता है। तो यहां पर आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चा ब्लाइंड इन भी जानता है और ब्लाइंड ऑफ भी जानता है, पर ब्लाइंड विद देखिए सिचुएशन क्या है,
और ब्लाइंड फ्रॉम भी है और ब्लाइंड फॉर भी है। तो मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, बाकी तुम इसको अपना याद रखो, अच्छे से देखो। प्रीपोजिशन का मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी सिचुएशन इसकी गंभीर होती है, इसलिए इसको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर यहां पर लिखा हुआ है आपका है, हाँ तो यहां पर था द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट, तो यहां पर क्या करोगे आप, इन कर दोगे और सही हो जाएगा। इन द राइट आई वॉज नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया, मतलब आदमी जो दाहिनी आंख से अंधा था वो एरिया का सबसे खतरनाक या कुख्यात अपराधी था। तो ये अर्थ हो गया इसका। इसके बाद द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। इंटर वाली बात आती है, इंटर माने होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। जब एंटर होता है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, नो प्रीपोजिशन, ये कहा जाता है, सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। लेकिन प्रीपोजिशन आता है, जैसे अटैक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन अटैक को नाउन की तरह करेंगे तो आएगा। इसी तरह से एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन एंटर के साथ प्रीपोजिशन कब आता है, जैसे कोई किसी इनक्लोज्ड एरिया में प्रवेश हो रहा है, प्रवेश होना ही होता है, मतलब किसी चीज के अंदर प्रवेश करना, कमरे में प्रवेश हो रहा है, किसी सिटी में प्रवेश हो रहा है, या किसी घर में, भवन में, बिल्डिंग में, ऐसे, या मतलब किसी इनक्लोज्ड एरिया में प्रवेश हो रहा है, तो इनटू की जरूरत उसमें नहीं है, क्योंकि इंटर माने होता ही है प्रवेश करना। तो एंटर में एक जो हम अंदर जाने की जो प्रक्रिया है, प्रवेश करने की प्रक्रिया है, जो प्रोनाउन हमारा इन का सेंस देता है, मे का सेंस देता है, उसका एंटर में होता है। इसलिए इंटर के साथ में जो इनटू लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, इसको नहीं करना है। लेकिन किसी कन्वर्सेशन में एंटर कर रहा है तो इनटू लगेगा, किसी बिजनेस में एंटर कर रहा है तो लगेगा, किसी कैरियर में एंटर कर रहा है तो एंटर्ड अपॉन भी होता है, entered upon her career, entered into the business, enter into the conversation between them, मतलब among them। तो ऐसे करके ये चीज आ जाती है। तो मैंने कहा कि अगर एंटर का सेंस आपके किसी इनक्लोज्ड एरिया के लिए है तो नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन कोई इनक्लोज्ड एरिया को शो नहीं करता, बिजनेस कोई इनक्लोज्ड एरिया को शो नहीं करता, तो इस हिसाब से उसमें इनटू लग भी जाता है। और ज्यादातर बच्चों ने एंटर के साथ में प्रीपोजिशन देखा भी होगा और एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं भी देखा होगा, तो इसलिए ये दोनों चीजें चलती हैं, इसलिए इसमें ऐसा कंफ्यूजन बना रहता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना कि एंटर के साथ में कब, अब यहाँ पर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम लिखा है, तो अब क्लासरूम इनक्लोज्ड एरिया, इसलिए इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, एंटर्ड द क्लासरूम हो जाएगा। बाकी अन्य सिचुएशन तो बताई वहां पर प्रीपोजिशन लगता है, जरा ध्यान रखना। रंजीत टुक मी टू ए होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। जो आपकी ये ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर किसी चीज के लिए ऑर्डर करना, ये एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तो अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो ऑर्डर्ड और 2 cups ऑफ कॉफी। तो जब कोई वर्ब होती है और उसके बाद कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली सिचुएशन, ऑर्डर के साथ में इस तरह प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर ऑर्डर को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें, ऑर्डर जैसे यहीं पर हो जाता कि ही गेव हिम एन ऑर्डर, तो फिर आपको फॉर आ जाता, फॉर 2 cups ऑफ कॉफी, तब जाकर ये चीज अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने इसको वर्ब के रूप में नहीं देखा, यहां पर आपने नाउन के रूप में देखा। नाउन के रूप में देखा तो यहां पर आपका फॉर आता है। मैंने कहा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए तो तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप यहाँ दूसरा कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ही गेव हिम एन ऑर्डर।
अब अगर ऐसा भी मान लीजिए सेंटेंस बन जाए, ही ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर्ड द वेटर। अब जब ये चीज आ जाती है ऑर्डर्ड द वेटर, और फिर 2 कप्स लिखें, 2 कप्स, तो फिर आप सही नहीं है, फिर यहां पे फॉर देना पड़ेगा। ही ऑर्डर्ड द वेटर फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी। सिचुएशन 3 हो गई। एक ऑर्डर के साथ सीधे किस चीज का ऑर्डर दिया वो सीधे आ रहा है, तो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। अगर ऑर्डर किसको दे रहा है और फिर किस चीज के लिए दे रहा है, तो यहां पर प्रीपोजिशन चाहिए। और अगर ऑर्डर एक नाउन के रूप में आ रहा है, तो फिर आपको प्रीपोजिशन चाहिए। तो इस तरह से यहां पर ये 12 सेंटेंस आपके हुए, और 12 सेंटेंस में पूरी तरह से डीप एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। इसमें जो भी आपको कमी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, लेकिन लाइक करने में ना भूलें। जब वीडियो देखें तो एक हल्का सा पुश करना होता है, क्लिक करना होता है, ये लाइक हो जाता है। और अगर कमेंट कर देते हैं तो फिर क्या बात है, फिर तो समझो कि आपने, जैसे मैं 100% दे रहा हूं, तो फिर समझिए कि अगर लाइक के साथ कमेंट भी कर दिए तो फिर समझिए मैं भी समझूंगा कि आप मुझे 100% दे रहे हैं। तो इसकी जरूरत मुझे है। मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तो तुम भी शायद जानते हो कि सर जी क्या जरूरत है। इसलिए मतलब ये थोड़ा सा म्यूचुअल कोऑपरेशन है, पारस्परिक सहयोग है कि मैं आपका कर रहा हूं, तो एक बात बनती है कि आप मेरा करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।